तारीख थी 22 जनवरी 2025। आर्मी का एक पूर्व सैनिक पुलिस स्टेशन में बैठा है। सामने पुलिस की एक टीम उससे पूछताछ कर रही है। यह पूछताछ उस औरत के बारे में हो रही थी जो कि पिछले करीब एक हफ्ते से गायब थी। पुलिस के सवालों से वो शख्स काफी देर तक उलझता रहता है। पुलिस तरह तरह के उसे सवाल करती है और जब वो परेशान हो जाता है तो फिर वो कहता है कि ठीक है, चलो मेरे साथ मेरे घर, आपके सारे सवालों के जवाब उस कुकर में बंद हैं जो मेरे घर में रखा है। जैसे ही पुलिस इतना सुनती है, पुलिस भी शॉक रह जाती है कि क्या बोल रहा है आदमी। लेकिन फिर पुलिस उसको अपने साथ लेती है और पुलिस जैसे ही उसके घर जाती है और फिर कुकर खोला जाता है, पुलिस के अफसर भी घबरा जाते हैं। इस कहानी को सुनाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र के हैं या फिर कमजोर दिल वाले हैं तो इसे ना सुने, क्योंकि ऐसी घटनाएं सुनने वालों को भी अंदर से झकझोर देती है और हो सकता है कि इससे पहले आपने ऐसी घटना ना सुनी हो। यह कहानी हैदराबाद की है। एक शख्स जिसका नाम गुरमूर्ति है, वो इंडियन आर्मी का रिटायर्ड फौजी है। फौज की नौकरी करता है और कुछ साल करने के बाद वो छोड़ देता है। इसके बाद वो और भी कई नौकरियां करता है और फाइनली उसकी जॉब लगती है DRDO, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव जगह है और सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है। यहां पर ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने लगता है। गुरमूर्ति क्योंकि इंडियन आर्मी में रह चुका था, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसको परेशानी नहीं हुई और ये आसानी से DRDO में पहुंच जाता है और वहां पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेता है। क्योंकि जब आर्मी में था तो इसके अंदर भी वही देशभक्ति का जज्बा, वही हिंदुस्तानी होने का प्राउड था और ये सारी चीजें थी जो सबको दिखती थी। किसी को नहीं पता था कि जो गुरमीत आज यहां पर है वो क्या कुछ आगे करने वाला है। 2012 के आसपास माधवी और गुरमूर्ति के बीच में शादी होती है और ये दोनों आंध्र प्रदेश से शादी के बाद हैदराबाद रहने के लिए आ जाते हैं। जिस तरीके से यूपी बिहार में और हमारी साइड बहुत ज़्यादा मकर संक्रांति मनाई जाती है, उसी तरीके से जो साउथ इंडिया है, ख़ासतौर पर जो ये तेलंगाना और तमिलनाडु का इलाका है, आंध्र प्रदेश का इलाका, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसको अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं और वहाँ पर मकर संक्रांति को पोंगल बोलते हैं। पोंगल का जो त्यौहार होता है वो 4 से 5 दिन वहाँ पर मनाया जाता है और ये वहाँ का सबसे बड़ा त्यौहार होता है। तो रिटायर्ड फौजी गुरमूर्ति की पत्नी माधवी अपने बच्चों को लेकर मायके जाना चाहती है और वो कहती है अपने पति से कि वो अपने बच्चों को लेकर अपने मायके जाना चाहती है और वहां पर इस बार पोंगल का त्यौहार मनाना चाहती है। लेकिन गुरमूर्ति इसके लिए तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि नहीं, किसी को नहीं जाना और यहीं पर रहो, यहीं पर रहना सबको। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई होती है और हैदराबाद में ही माधवी की जो बहन थी वो भी यहीं पर रहती है। तो इस वजह से जब पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, तो यहाँ पर माधवी अपने बच्चों को अपनी बहन के यहाँ भेज देती है कि जाओ तुम वहाँ पर पोंगल मनाओ जाके। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, गुरमूर्ति था और उनकी 35 साल की पत्नी माधवी थी और वहाँ पर कोई नहीं था। क्योंकि 14-15 जनवरी को पोंगल का त्यौहार था, इस वजह से जो माधवी के घर वाले थे वो भी बेटी को फ़ोन लगाते हैं, लेकिन माधवी का जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ आ रहा था। इसके बाद वो लगातार कोशिश करते रहते हैं। जब फ़ोन नहीं मिलता तो वो सीधा बेटी के घर आते हैं कि आखिर क्यों फ़ोन नहीं लग रहा है, और इस वजह से वो घर आते हैं और पता करते हैं कि आखिर बेटी कहाँ है। लेकिन जब वो घर आते हैं 18 जनवरी को, तो बेटी के घर पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि माधवी वहाँ पर नहीं है। दामाद से उनकी मुलाकात होती है और जब वो गुरमूर्ति से पूछते हैं, जो कि उनका दामाद है, उससे पूछते हैं कि भाई बेटी कहाँ है, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता है। इसके बाद फिर वो और ज़्यादा प्रेस करते हैं उस चीज़ को लेकर और पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कैसे नहीं पता, 2-3 दिन से उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है। तो गुरमूर्ति कहता है कि बताता है कि उसकी लड़ाई हुई थी और इसके बाद वो झगड़ा करके घर से चली गई है और उसके बाद उसे नहीं पता है कि वो कहाँ है। कुछ घंटे और बीतते हैं, लेकिन जो माधवी के माता पिता हैं उनसे रहा नहीं जाता है और वो कहते हैं कि ऐसे हाथ में हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं और हमें खोजना पड़ेगा। इसके बाद वो बाकी जो रिश्तेदार हैं उनसे फ़ोन पर बात करते हैं, आसपास के जो लोग हैं, जान पहचान के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं भी माधवी का पता नहीं चलता है। इसके बाद
माधवी के जो माता पिता हैं वो गुरमूर्ति को साथ में लेकर के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज होती है, पुलिस आती है। पुलिस जब घर आती है तो घर में भी ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है जिससे पता चल पाए कि कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी। इसके बाद 2-3 दिन और गुजरते हैं। फिर पुलिस पड़ोस के कुछ सीसीटीवी कैमरे खंगालती है और उन सीसीटीवी कैमरे से ये पता चलता है पुलिस को कि माधवी घर से बाहर तो आती है, इसके कुछ घंटे बाद वो फिर वापस चली जाती हैं, लेकिन फिर घर से कहीं भी माधवी बाहर नहीं जाती हैं। इसका मतलब था कि माधवी घर के अंदर ही थी और घर के अंदर से गायब हो गई। तो गुरमूर्ति से पुलिस पूछताछ करती है कि उस दिन क्या हुआ था। गुरमूर्ति फिर वही चीज़ें बताता है और वो बताता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, पोंगल के दिन लड़ाई हुई थी, घर जाने की वो जिद कर रही थी, जिसके बाद उसने मना किया और फिर वो घर से चली गई। लेकिन यहाँ पर पुलिस को शक होता है और पुलिस के पास क्योंकि एक ही क्लू था और वो खुद जो रिटायर्ड फौजी है गुरमीत वो था, तो उसको अपने साथ लेकर जाती है पुलिस स्टेशन और वहाँ पर पूछताछ करती है। पुलिस स्टेशन में उससे तरह तरह से पूछताछ होती है। पहले बहुत ही आसानी से पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन फिर जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो गुरमीत टूट जाता है। गुरमूर्ति कहता है कि ठीक है, जो आप पूछ रहे हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे घर चलना पड़ेगा। हैदराबाद के मीरपेट पुलिस जब घर पहुंचती है, गुरमूर्ति उस घर में पहुंचने के बाद एक अलमारी की तरफ इशारा करता है जहां पर एक कुकर रखा होता है और पुलिस से कहता है कि ये जो कुकर है इसी से होकर माधवी बाहर गई है। कुछ देर बाद फिर बाथरूम की तरफ लेकर जाता है और गुरमूर्ति कहता है कि कुकर में जाने से पहले माधवी बाथरूम में थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आता। पुलिस वालों को लगता है कि भाई पत्नी थी, इमोशनल टच रहा होगा, करीब 12-13 साल रिश्ते में थे, बच्चे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका जो दिमागी हालत है वो सही नहीं है और वो ख़राब हो गई है, ऐसी बातें कर रहा है। फिर उससे और ज़्यादा पूछते हैं तो वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। गुरमूर्ति अपने साथ पुलिस को जब लेकर जाता है तो वहीं पर करीब एक झील है जिसका नाम है जिल्लेला गुड़ा झील। तो ऐसे में जब वहाँ पर पुलिस जाती है तो फिर गुरमूर्ति कहता है कि यहीं पर पहले बाथरूम में, इसके बाद कुकर में और उसके बाद फिर यहाँ निकल करके माधवी आई थी। इसके बाद जब पुलिस गुरमूर्ति से पूछती है पूरी कहानी के बारे में तो बहुत ही विस्तार से पूरी कहानी बताता है। गुरमूर्ति बताता है कि पोंगल के दिन उसकी पत्नी जो माधवी है वो उसे जिद कर रही थी कि उसे मायके जाना है और इसी चीज़ को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। इसके बाद वो हाथापाई करते हैं और इसी दौरान जो है माधवी को चोट लगती है और फिर वो मर जाती है। फिर गुरमूर्ति को लगता है कि अब वो क्या करे और कैसे, अब वो फंस जाएगा, डर जाता है, तो उसे कुछ समझ नहीं आता है और फिर वो माधवी को वॉशरूम में लेकर जाता है और वहाँ पर टुकड़े करता है। इसके बाद कुकर में बॉयल करता है, इसके बाद वो नदी में डाल देता है। ये भी बताया गया है कि जो हड्डियाँ थी उनको उसने उसके लिए वो ग्राइंडर लेकर आया था और ग्राइंडर से उसने उनको तोड़ा और पीसा, इसके बाद उनको फेंक देता है। इसकी 2 वजह थी। उसने बताई कि उसे लगता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो जब लेकर जाएगा तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये अपने साथ लेकर क्या जा रहा है, दूसरी चीज़ की कोई सबूत नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से वो पूरी कहानी पुलिस के सामने कबूल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे जो अहम बात है कि इतना कबूल करने के बाद भी पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर गुरमूर्ति ने पूरी चीज़ें कबूल कर ली, सारी कहानी बताई कि उसने यहाँ ऐसा किया, लेकिन अभी तक पुलिस को ऐसा एक भी सबूत नहीं मिला है जिससे साबित हो पाए कि गुरमूर्ति ने ही अपनी पत्नी को मारा है।
क्योंकि जिस झील में उसने बताया था कि यहाँ पर उसने बॉयल करके डाला है, और तो वहाँ पर भी फॉरेंसिक की टीम पहुँची, घर पहुँची, और वहाँ पर पुलिस की टीम पहुँची, सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई भी एक सबूत अभी तक नहीं मिला है। और अगर ये मामला कोर्ट तक पहुँचा भी तो कोर्ट में जज सबसे पहले यही पूछेगा कि सबूत क्या है। फॉरेंसिक टीम जो है, फॉरेंसिक रिपोर्ट मांगी जाएगी, पुलिस के पास क्या सबूत हैं वो मांगे जाएंगे, लेकिन अभी कोई भी सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगा है। फॉरेंसिक टीम जब घर गई तो बाथरूम, कुकर, ग्राइंडर, कमरे, हर जगह उसने सारी चीज़ें कलेक्ट की। और आमतौर पर ऐसे अपराधों में होता है कि कुछ ना कुछ सबूत जो अपराधी होते हैं वो छोड़ ही देते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा हुआ है कि इतनी साजिश के साथ, इतनी सफाई से सारी सफाई गुरमूर्ति ने करी कि कुछ भी नहीं छोड़ा। तो ये पूरी कहानी है, और इस कहानी का जो सबसे अहम बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी पुलिस ने गुरमूर्ति को अपने हिरासत में तो लिया है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया है। और कोई भी जो बड़ी धाराएं, हत्या की धाराएं हैं या फिर और जो धाराएं कानूनी, वो नहीं लगाई हैं, क्योंकि अभी भी पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद इस पूरी कहानी का एंगल कुछ और हो सकता है। इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले आए हैं, लेकिन इस तरीके से कि कुकर, इसके बाद ग्राइंडर यूज़ करना, मतलब सोच के भी इंसान किस हद तक गिर सकता है और कहाँ तक सोच सकता है, इस कहानी से पता चलता है। करीब 1 हफ्ता हो चुका है इस पूरे मामले को लेकर। अभी भी पुलिस, हैदराबाद पुलिस लगातार जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी भी कोई सबूत नहीं मिला। इस वक्त पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, और जो भी सुन रहा है वो बहुत ज़्यादा हैरान है कि क्या सच में कोई इतना गिर सकता है, इस हद तक चीज़ें कर सकता है कि ग्राइंडर, कुकर, और पुलिस को एक सबूत नहीं मिला। फॉरेंसिक टीम घर जाती है, उसको भी एक सबूत नहीं मिला। और अभी के हालात ऐसे हैं कि जिस घर में घटना हुई है वहाँ पर लोगों की भीड़ लग रही है, लोग देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पर ऐसी घटना हुई है, और पूरे देश में इस वक्त इसकी चर्चा हो रही है। तो ये थी पूरी कहानी, और इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार।